माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 की बातें कर रहे हैं हम। ये हमारे 4 नंबर का टॉपिक, कोई क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। अच्छा, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 तो है, लेकिन ये केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जून 1958। 58 को क्या कहते हैं? लावा। तो जब लावा मिनरल खोला तो उसके अंदर लावा निकला, ठीक है, लावा। लॉक लगा था उसके ऊपर, 57 में लॉक लगा था मिनरल जहाँ एक्सट्रैक्शन करने जा रहे थे। जैसे खोला अंदर से लावा निकला, ठीक है। 1 जून 1958 से इफेक्ट में आया था। और मिनरल में क्या नहीं आते हैं? मिनरल में मिनरल ऑयल नहीं आते हैं। मिनरल ऑयल का मतलब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी नहीं आते हैं उसके अंदर। तो मिनरल में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस नहीं आएंगे। मिनरल दो तरह के होते हैं, माइनर मिनरल और मेजर मिनरल। माइनर मिनरल हमारे होते हैं जैसे बिल्डिंग स्टोन, ग्रेवल्स, ऑर्डिनरी क्ले, ऑर्डिनरी सैंड। कौन से हो गए? दोबारा बोलो। बिल्डिंग स्टोन, ग्रेवल्स, ऑर्डिनरी क्ले एंड ऑर्डिनरी सैंड, ठीक है, सिंपल सी बात है। और मेजर मिनरल में क्या क्या आते हैं? मेजर मिनरल में आते हैं जैसे आयरन हो गया, बॉक्साइट हो गया, लाइमस्टोन, मैंगनीज। इसके अलावा क्या क्या होते हैं? एस्बेस्टस हो गया, क्रोमियम और कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, लेड हो गया, प्रीशियस स्टोन हो गया, जिंक हो गया, एटॉमिक मिनरल हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, कोल लिग्नाइट हो गया, ठीक है। ये सब बातें होती हैं। देखो, हम सबसे पहले हम शेड्यूल की बातें कर लेते हैं। 4 शेड्यूल हैं इसके अंदर, ठीक है। MMDR कहते हैं, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957। MMDR की बात करते हैं। इसमें 4 शेड्यूल हैं। फर्स्ट शेड्यूल में तो स्पेसिफाइड मिनरल है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? स्पेसिफाइड मिनरल हैं। पार्ट ए में हाइड्रोकार्बन मिनरल हैं, जिसमें कोल और लिग्नाइट आता है। समझ गए? पार्ट ए में तो हाइड्रोकार्बन, कोल और लिग्नाइट ही आता है सिर्फ। पार्ट बी में एटॉमिक मिनरल आते हैं, जिसमें हमने बात की, जिसमें लास्ट में यूएम लगा होता है ना, यूरेनियम, थोरियम, ये सब किस में आते हैं? एटॉमिक मिनरल में आते हैं, पार्ट बी में आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर बात? पार्ट सी में क्या आते हैं? मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल आते हैं, जिसके अंदर एस्बेस्टस, बैक्साइट, क्रोमियम, कॉपर, गोल्ड एटसेट्रा होते हैं, सब कुछ होते हैं। एक्चुअली इसी से पार्ट सी से ब्रेक करके 4th शेड्यूल बना दिए, जिसमें नोटिफाइड मिनरल डाल दिए। 4th शेड्यूल में क्या डाल दिए? नोटिफाइड मिनरल। फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड मिनरल, 4th शेड्यूल में नोटिफाइड मिनरल। इसी के जो पेंटालिक और नॉन पेंटालिक मिनरल में से 4 इसमें से निकाल लिए हैं मिनरल्स। कौन से? आयरन, बॉक्साइट, लाइमस्टोन और मैंगनीज। इसको ऐसे याद कर लो, आयरन का बॉक्स है जिसमें कि लाइम पड़े हैं, बहुत सारे नींबू हैं और बहुत सारे मैंगोज हैं। आयरन का बॉक्स है जिसमें बहुत सारे नींबू हैं, बहुत सारे मैंगोज हैं। ये सारे नोटिफाइड मिनरल्स हैं। कब से नोटिफाई किया इनको? 2015 से। 2015 से नोटिफाई कर दिए, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड शेड्यूल पर। सेकंड शेड्यूल में रॉयल्टी के रेट्स दे रखे हैं, और थर्ड शेड्यूल में डेड रेंट के रेट्स दे रखे हैं। अब ये रॉयल्टी क्या होती है और ये डेड रेंट क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं अभी अभी, ठीक है। अब आ जाओ जरा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइसेंस के बारे में। ये 3 टर्म जो ऐसी हैं, इसको समझ लोगे तो पूरे चैप्टर समझना आसानी होगी। एक है रिकनेसेंस लाइसेंस, एक है प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, एक है माइनिंग लाइसेंस। रिकनेसेंस का मतलब क्या होता है? प्रीलिमिनरी सर्वे। कैसे करते हैं? रीजनल का सर्वे करते हैं एरियल से करेंगे। इसमें जियो का सर्वे करेंगे। देखो, जियो फिजिकल सर्वे, जियो केमिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे। जब ये बातें होंगी तो प्रीलिमिनरी सर्वे की बातें हो रही होंगी, जिसे रिकनेसेंस लाइसेंस लेना पड़ता है इसके लिए। दूसरी बातें होंगी प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस। प्रोस्पेक्टिंग मतलब आपको एग्जैक्टली लोकेट करना है कि कहाँ पर है वो मिनरल, और आपको प्रूव करने के मिनरल है, ठीक है। तो ये एक्सप्लोर करता है, लोकेट करता है और प्रूव करता है कि मिनरल है। तो उसके लिए कौन सा लाइसेंस लेना है? प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस लेना है। और तीसरा होता है माइनिंग लाइसेंस, होता है माइनिंग लीज ही होता है एक्चुअली, ठीक है, फॉर दी एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। अब आ जाइए चैप्टर 2 की बातें कर लेते हैं। चैप्टर 2 में सेक्शन 4 ही कहता है कि बेटा कोई भी पर्सन ना वो कैन डू रिकनेसेंस, नो पर्सन कैन डू, कोई भी पर्सन नहीं कर सकता रिकनेसेंस, प्रोस्पेक्टिंग या माइनिंग विदाउट द लाइसेंस, ठीक है। लेकिन एक्ट आने से पहले ही लीज ले रखे तो कर सकता है बेटा। और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई भी कर सकती है कुछ सरकारी डिपार्टमेंट को, जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एटॉमिक मिनरल का डिपार्टमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी ऑफ स्टेट। तो वो भी विदाउट लाइसेंस कर सकते हैं, क्योंकि वो नोटिफाई कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो सेक्शन 4 में किसकी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और स्टेट गवर्नमेंट टर्मिनेट भी कर सकती है लाइसेंस को, ठीक है, या फिर माइनिंग लीज को भी। अगर एनवायरनमेंट या फिर मॉन्यूमेंट्स को खतरा होता है तो टर्मिनेट कर सकती है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही कर सकती हैं, अगर उनको पता लगता है कि इससे खतरा हो रहा है। दूसरी बात है कि अगर लीज देने के 2 साल तक भी काम शुरू नहीं करते ना बेटा, तभी सरकार टर्मिनेट कर सकती है। लेकिन लस्सी अगर दुहाई देते ना कि बेटा बात उसके हाथ से बाहर थी, तो 3 महीने के लिए सरकार उसे एक्सटेंशन दे सकती है, जो कि फिर से 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। तो 2 साल तक काम नहीं किया तो बेटा बंद हो जाएगा तुम्हारा काम, तुम्हारा लाइसेंस टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन तुम अगर आके हमसे कहते हो कि हाँ बेटा हमारा कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ नेचुरल प्रॉब्लम थी, तो 3 महीने के लिए एक्सटेंड हो सकता है, जो कि फिर से 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। अब सेक्शन 5 की बातें करते हैं। तो 5 क्या होता है कि अगर लीज देनी होती है ना, तो बेटा इंडियन रेजिडेंट या इंडियन कंपनी होनी चाहिए, ठीक है, इंडियन रेजिडेंट या
इंडियन कंपनी ही होनी चाहिए, ऐसा कानून कहता है सेक्शन 5। और शराब पी के तो लाइसेंस देती सरकार, शराब पी के सेक्शन 4 में फॉर्मूला टायर सॉरी राई फोर, शराब पी के ही सरकार लाइसेंस देती है। विदाउट लाइसेंस के कोई भी तुम लीज नहीं कर सकते, विदाउट लाइसेंस के तुम क्या नहीं कर सकते, एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। और शराब पी के ही तुम्हें एक्सट्रैक्शन करना है। मतलब फॉर्मूला लाइसेंस लेके तुम एक्सट्रैक्शन करना है। और 4A मतलब तुम टर्मिनेट कर सकती है, तो या तो टर्मिनेट करते हैं शराब पी के, या फिर तुम्हें लाइसेंस देगी तभी तुम एक्सट्रैक्शन करोगे शराब पी के। ठीक है, शराब पी के करती है ऐसे सारे काम। कानून कहता है कि इंडियन पर्सन ही होना चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, और सेक्शन 6 का कहते हैं, सेक्शन 6, 7 और 8 यानी जूता एरिया बताता है, काव बताती है कि रिकनेसेंस और प्रोस्पेक्टिंग का कितने टाइम के लिए तुम्हें लाइसेंस देना है, और आईवी पत्ते बताते हैं कि कितने पीरियड के लिए कोल और लिग्नाइट के लिए माइनिंग लाइसेंस होगा, और कितने पीरियड के लिए अदर देन कोल लिग्नाइट एटॉमिक मिनरल के लिए लाइसेंस होगा। तो ये बातें हमारी कौन करेगा, जूता पहले एरिया बताएगा, एरिया ऑफ लाइसेंस या फिर लीज। रिकनेसेंस है तो बेटा कम से कम 5000 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 5000 एक लाइसेंस के लिए 5000 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया देंगे कि बेटा आप एरियली देखो। और मैक्सिमम ज़्यादा लाइसेंस ले रखे तो मैक्सिमम 10,000 स्क्वायर किलोमीटर तक वो रिकनेसेंस कर सकता है। 5000 से लेकर 10,000 स्क्वायर किलोमीटर हो गया रिकनेसेंस के लिए। अब प्रोस्पेक्टिंग के लिए बेटा एरिया कम हो जाता है, एक या ज़्यादा लाइसेंस जितने मर्जी हो, मैक्सिमम 25 स्क्वायर किलोमीटर तक ही आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। ठीक है, और माइनिंग के लिए तो और कम हो जाता है, एक या ज़्यादा लाइसेंस हो तो 10 स्क्वायर किलोमीटर तक का ही आप कर सकते हो माइनिंग, 10 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, समझ के बात क्लियर है। तो एरिया फॉर आप रिकनेसेंस के लिए तो 5000 से लेकर 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपका 25 स्क्वायर किलोमीटर, और माइनिंग के लिए आपका 10 स्क्वायर किलोमीटर तक हो गया। ठीक है, काऊ आ गई। अब काऊ आ गई बेटा, कितने पीरियड के लिए रिकनेसेंस या प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस हो गए। रिकनेसेंस लाइसेंस बेटा हम 3 साल के लिए देंगे, और प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस भी बेटा हम 3 साल के लिए देंगे। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस बेटा अब तुम प्रोस्पेक्टिंग पे आ गए ना, तो 5 साल के लिए हम इसे स्टेट गवर्नमेंट जो है रिन्यू भी कर सकती है। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए स्टेट गवर्नमेंट रिन्यू कर सकती है। सेक्शन 8 पत्ते कहते हैं बेटा, पत्ते कहते हैं कितने पीरियड के लिए माइनिंग लीज दोगे कोल और लिग्नाइट को। पत्ते कहते हैं कोल और लिग्नाइट, माइनिंग के पत्ते के ऊपर कोल और लिग्नाइट पड़ा है, तो कहते हैं कितने साल के लिए तुम कोल और लिग्नाइट का माइनिंग पीरियड दोगे। तो कहते हैं कि कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक हम देंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से स्टेट गवर्नमेंट जो है इसे रिन्यू कर सकती है अगले 20 सालों के लिए भी। ठीक है, तो हम कोल और लिग्नाइट के लिए 20 साल कम से कम और 30 साल तक मैक्सिमम देंगे, लेकिन हम एक्सटेंड कर सकते हैं अगले 20 सालों तक, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कहती है। और 8A पत्ता जो ए लगा के आया है वो कहते हैं कितने पीरियड के लिए अदर देन कोल और लिग्नाइट या एटॉमिक मिनरल के लिए दोगे, तो सरकार कहती है 50 साल के लिए। कोल और लिग्नाइट छोड़ दो क्योंकि मेजर हैं, इनको हम थोड़ा कंट्रोल करेंगे, इसको हम 20 से 30 साल तक देंगे। हाँ, एक्सटेंड कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट अगले 20 साल के लिए, लेकिन बाकी सभी मिनरल के लिए तो हम सीधा 50 साल के लिए दे देंगे। बाकी सभी मिनरल के लिए 50 साल के लिए हम लीज दे देंगे। तो ऐसी बातें हमारी किस में आ रही हैं, 6 में एरिया की बातें हो रही हैं, 7 और 8 में बातें हमारी हो रही हैं इसकी पीरियड के लिए। ठीक है, अब देखो सेक्शन 9, 9A, 9B और 9C, इसमें बातें होंगी कि लस्सी जो होता है ना, जिसको लीज दे रखी है, उसको सरकार को पैसे पे करने पड़ते हैं बेचारे को। पहले तो मधुमक्खी है, सिंपल मधुमक्खी है तो रॉयल्टी पे करती है। अरे यार मुझे रॉयल्टी पे करनी, हाँ सरकार को रॉयल्टी भी पे करनी पड़ती है। उसके रेट फिक्स होते हैं सेकंड शेड्यूल में, हमने बातें की थी ना, रॉयल्टी के रेट होते हैं सेकंड शेड्यूल में फिक्स होते हैं, उसके हिसाब से गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 3 साल में एक बार रेट को बढ़ा भी सकती है। उसके बाद एक दूसरी मधुमक्खी आई छत्ते से, 9A लिखा था उसके ऊपर, वो सरकार कहती है ए मधुमक्खी तू इधर आ। पहले तो उसको बोल दिया मधुमक्खी इस वाले को, 9 वाले को, सिंपल वाले को, कि तुम्हें तो रॉयल्टी पे करनी है। ओके, खड़ी होगी। दूसरी मधुमक्खी इधर आ, ए वाली मधुमक्खी इधर आओ, तुम्हें सरकार को डेड रेंट भी पे करने हैं। डेड रेंट का मतलब है अभी तुम एक्सट्रैक्शन करो ना करो, मतलब करो तो तुम्हें अलग बात है, नहीं करते तब भी तुम्हें डेड रेंट तो पे करना है। किस रेट से, जैसे हम तुम्हें मेंशन करेंगे शेड्यूल 3 में। ठीक है, अगर मैं करता हूँ तो वो कहता है कि अगर मैं एक्सट्रैक्शन कर रहा हूँ तो हाँ, तो तुम एक्सट्रैक्शन करो, डेड रेंट या फिर रॉयल्टी जो ज़्यादा होगी तुम वो पे कर देना। फिर उस केस में डेड रेंट या रॉयल्टी जो ज़्यादा होगी तुम वो पे कर देना। डेड रेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो तो बेटा जो भी पर हेक्टेयर के हिसाब से जो लीज लैंड होता है ना उस पर निकाल लेते हैं। और रॉयल्टी कैसे पे करते हैं, जितना एक्सट्रैक्शन ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा रॉयल्टी बन जाएगी। ठीक है, इसे पर टन ऑफ एक्सट्रैक्शन के ऊपर निकालते हैं। ठीक है, तो अभी से तुम दोनों कैलकुलेट करोगे, अगर तुम एक्सट्रैक्शन नहीं कर रहे तो डेड रेंट ही बनेगा सिर्फ, तो पे कर देना। और अगर तुम रॉयल एक्सट्रैक्शन भी कर रहे हो तो दोनों निकालना, जो ज़्यादा बन रही है। अगर रॉयल्टी ज़्यादा बन रही है, एक्सट्रैक्शन कम करोगे तो ऑब्वियसली डेड रेंट ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारा, और अगर ज़्यादा एक्सट्रैक्शन करोगे तो रॉयल्टी बढ़ जाएगी, तो रॉयल्टी पे कर देना। ठीक है, ये बातें होगी।
सरकार, और इसको भी सरकार जो 3 साल में एक बार बढ़ा सकती है रेट को, ठीक है। अब फिर एक और मधुमक्खी आई 9B करके आई। भाई सरकार कहती है इधर भाई तुम्हें और भी कुछ पे करना है। कहते यार मुझे और भी पे करना है, अभी रॉयल्टी की बातें होगी, डेड रेंट की होगी, अब और क्या करना है, तो इधर आ कहते हैं इधर तुम्हें DMF भी पे करना है। अरे ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को भी पे करना है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को पे करना है। बेटा माइनिंग में तुम काम कर रहे हैं ना लोग, अफेक्ट होते हैं ना, तो ये उनकी NGO है, उनको भी पे करना है। कितना पे करना है, जितना रॉयल्टी उतना पे कर देना चुपचाप। अगर तुम्हारा लीज रॉयल पहले से है, अगर तुम्हारा लीज जो है एक्ट आने से पहले से ही तुम्हारा लीज चल रही है तो बेटा रॉयल्टी के बराबर पे कर देना। अगर एक्ट आने के बाद से है तो बेटा 1/3 ऑफ द रॉयल्टी वैल्यू पे कर देना चुपचाप तुम DMF के लिए, समझ गए, बहुत ज़रूरी है। बंदा चुपचाप मधुमक्खी खड़ी होगी भी, ठीक है पे कर देंगे DMF भी। लोग बीमार ख़राब हो रहे हैं इस महीने के करके, तो ठीक है पे करना बनता है हमारा। फिर एक और मधुमक्खी आई 9C नाम दे दिया उसका। 9 आई, 9A आई, 9B आई, अब 9C भी आ गई। सरकार कहती है इधर आ, तो बंदा आता है कहता है तुम्हें NMET के लिए भी पे करना पड़ेगा, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के लिए भी पे करना पड़ेगा। किस रेट से, @2% ऑफ द रॉयल्टी, @2% ऑफ द रॉयल्टी के हिसाब से पे करना पड़ेगा। ये क्या करती है, एक्सप्लोरेशन को काम करती है, एक्सप्लोरेशन ऑफ द मिनरल्स का काम करती है। तो @2% ऑफ द रॉयल्टी तुम्हें पे करना पड़ेगा सर। तो मतलब क्या कहते हैं, ठीक है कर देंगे भाई। तो सेक्शन 9 हमारा ख़त्म हो गया। तो चारों मधुमक्खियों को हमने कुछ ना कुछ दे दिया। पहली को तो हमने सिंपल उसको बोला कि रॉयल्टी पे करनी है। दूसरी मधुमक्खी 9A वाली को बोला A तुम्हें डेड रेंट भी पे करने हैं। 9B वाले को बोला B तुम्हें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के लिए भी पे करने हैं, ठीक है। B वाली को बोला डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के लिए पे करना है। 9C को बोला A इधर से C वाली तुम्हें नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के लिए पे करने हैं 2% ऑफ द रॉयल्टी के हिसाब से। सारी मधुमक्खियाँ मान गई हैं। अब आगे आ जाओ, स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट के अंदर मिनरल होती है उनका स्टेट गवर्नमेंट ऑनर होती है, और जो ओशियन यानी टेरिटोरियल वाटर या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर मिनरल होते हैं उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑनर होती है। आगे आ जाओ भैया, आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में 3 लिस्टें में पता है। लिस्ट 1 जो है यूनियन की, लिस्ट 2 सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की है, और लिस्ट 3 जो है कंकरेंट लिस्ट है। लिस्ट 1 में एंट्री नंबर 6 जो है वो एटॉमिक एनर्जी की मिनरल के एक्सट्रैक्शन के बारे में है। लिस्ट 1 की एंट्री नंबर 6, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी के बारे में। लिस्ट 2 में जो एंट्री नंबर 50 है वो टैक्सेस ऑन दी मिनरल्स के ऊपर है। लिस्ट 2 में स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट है, उसकी एंट्री नंबर 50 वो है किसकी है, टैक्सेस ऑन दी मिनरल्स के ऊपर है। और अभी बाकी ये बात तो हमने कर ही चुके हैं कि फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड मिनरल होते हैं। पार्ट ए में हाइड्रोकार्बन, कोल, लिग्नाइट है। पार्ट बी में एटॉमिक मिनरल है, जिसके आगे ईयू में लगा होता है यूरेनियम, थोरियम एक्सेट्रा। पार्ट सी में मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल की बातें हो रही हैं, जैसे कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ खत्म हो जाता है हमारा, ओके।